मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल आशीष विद्यालय पर आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, जहां पर मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग पेनिनसुलर प्लेटूज़ के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुलर प्लेटूज़ को पढ़ने से पहले हम लोग पेनिनसुला और प्लेटू, जो ये दो वर्ड हैं, इसके मीनिंग को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। पेनिनसुला का मतलब होता है द लैंड मास सराउंडेड बाई वाटर्स विथ 3 साइड्स, मतलब एक ऐसा लैंड मास, एक धरती का ऐसा हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो हमारा इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है, वो भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ में इंडियन ओशन है, एक तरफ में बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ में अरेबियन सी है। जो दूसरा वर्ड है वो है प्लेटूज़। प्लेटूज़ का मतलब समझते हैं। प्लेटूज़ को हाई लैंड्स या फिर टेबल लैंड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये टेबल की तरह होता है। जैसे कि हमारे घर में हमारा फर्श होता है, ठीक है, और फर्श पर मान लेते हैं कोई टेबल रखा हुआ है, तो फर्श का एक प्लेन है और उस प्लेन से एक थोड़ा सा ऊंचाई पर टेबल होता है, और टेबल जो होता है वो फ्लैट होता है। मतलब टेबल पर आप लैपटॉप रख सकते हैं, आप उस पर बुक्स रख सकते हैं, स्टेशनरीज रख सकते हैं, इतना फ्लैट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्लेटूज़ भी होता है। वो जनरल प्लेन जो होता है, प्लेन, ठीक है, उससे वो ऊपर उठा हुआ होता है, माउंटेन जैसे उठा होता है, तो वो हाइट उसकी ज़्यादा होती है और ऊपर में वो फ्लैट होता है। इतना फ्लैट होता है कि उस पर एक गांव बस जाता है, एक शहर बस जाता है, ठीक है। तो माउंटेन और प्लेटूज़ दोनों अलग अलग चीज़ हैं। माउंटेन्स जो होते हैं उसका एक टिप जो होता है वो नोकीला होता है, मतलब एक उसमें पिक होता है, और जो प्लेटूज़ हैं वो प्लेटूज़ जो होता है वो फ्लैट होता है, इतना फ्लैट कि उसमें गांव शहर बस जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं टेक्स्ट बुक पर। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। द पेनिनसुलर प्लेटू। द पेनिनसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land, and thus making it a part of the oldest land mass. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. गोंडवाना लैंड के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। गोंडवाना लैंड कैसे टूटता है और ड्रिफ्ट होता हुआ आता है और ये जो हिमालय बनता है। वास्तव में ये जो पेनिनसुलर प्लेटूज़ है ये मैग्मा और लावा के फूटने से, बाहर निकलने से बना है। ये लावा और मैग्मा आगे चल कर के ठंडा हुआ और सॉलिडिफाई हुआ, उसके बाद ये क्रिस्टलाइजेशन हुआ, ये टूटा। इस तरीके से जो रॉक्स बनता है उसे इग्नियस रॉक्स बोला जाता है, और यही इग्नियस रॉक्स हीट और प्रेशर के इफ़ेक्ट से इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये फॉर्म जो है अलग अलग फॉर्म में चेंज होता जाता है, जिसे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। तो पहले ये इग्नियस रॉक्स होता है, बाद में ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है। This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major high area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highlands. The Vindhyan Range is bounded by the Central Highlands on the south and the Aravalli on the northwest. तो आप इस इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि जो ये सैडेड एरिया है, यही हमारे देश का पेनिनसुलर प्लेटू है। ये पेनिनसुलर प्लेटू भी 2 भागों में बटा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट करती है और ओरिजिनेट करते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। यहाँ पे अरेबियन सी लिखा हुआ भी है। आप देखिए यहाँ पे नर्मदा रिवर लिखा हुआ है। यही नर्मदा रिवर पेनिनसुलर प्लेटू को 2 भागों में बांटती है। इस नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, इसे सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है, और इसके जो नीचे वाला जो पार्ट है इसे डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। यहाँ पे डेक्कन प्लेटू लिखा हुआ भी है। तो ये नर्मदा रिवर है और इसके ठीक ऊपर में यहाँ पर विंध्या रेंज लिखा हुआ है, ठीक है। और विंध्या रेंज के ऊपर का जो ये वाला जो इलाका है, ठीक है, इसे ही सेंट्रल हाईलैंड्स बोला जाता है। तो नर्मदा रिवर के ऊपर में विंध्या रेंज और विंध्या रेंज के ऊपर में सेंट्रल हाईलैंड्स हैं। जो सेंट्रल हाईलैंड्स है इसके वेस्ट में यहाँ पर अरावली हिल्स है, या अरावली रेंज कहते हैं इसे, तो वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। अब जो ये अरावली रेंज है इसके वेस्ट में यहाँ पर आपको उस तरफ में ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स है, मतलब यहाँ से थार डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है, और ये रेंज धीरे धीरे डेजर्ट्स में, सैंड ड्यून्स में चेंज हो जाता है। ये कब होता है ये पता नहीं चलता है, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे हो जाता है। अब जब आप वेस्ट की तरफ इधर बढ़िएगा तो द विंध्यान रेंज is bounded by the central highlands on the south and the Aravallis on the northwest.
The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. अगर आप सेंट्रल हाईलैंड्स को ध्यान से देखिएगा तो इसमें बहुत सारी नदियां हैं। अब इन नदियों के स्लोप्स को देखते हैं कि ये नदियां जाती किधर से किधर हैं। तो आप देखिए यहाँ पर विंध्यन रेंज लिखा हुआ है और विंध्यन रेंज से ये चंबल नदी निकलती हैं और निकलती हुई ये यहाँ यमुना में जाकर के मिल जाती है। यहाँ पर यमुना लिखा हुआ है। उसी तरीके से बेतवा है, केन है, सोन नदियाँ भी इसी एरिया से निकलती हुई जाके गंगा में मिल जाती हैं या यमुना में मिल जाती हैं। ये दूसरी नदी देखिए विंध्या रेंज से निकलती हुई आगे बढ़ती है और जाकर के यमुना में मिल जा रही हैं। ये तीसरी नदी है, ये जाकर के यहाँ पर गंगा में मिल रही हैं। सोन नदी भी इसी एरिया से निकलती हुई ऐसे जाती हैं और जाकर के गंगा रिवर में मिल जाती है। तो आप इन 3-4 नदियों को देख रहे हैं जो सेंट्रल हाईलैंड्स की नदियाँ हैं, इनका डायरेक्शन जो है इधर से इधर की ओर है, ठीक है, यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया का जो एल्टीट्यूड है वो ज़्यादा है, इनकी हाइट ज़्यादा है और जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये हाइट घटता चला जाता है, तभी तो नदियाँ उस ओर ढलान की ओर आगे बढ़ती जा रही हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेटू आर locally known as the Bundelkhand and Baghelkhand. The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar River. अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। और अगर आप सेंट्रल हाईलैंड्स को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम है। तो ये बुक में ये लिख रहा है कि अगर आप वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स में तो इसकी जो वाइडनेस है या इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती चली जाती है। दूसरी बात जो ये लिखी हुई है कि ये सेंट्रल हाईलैंड्स भी 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स है और ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है जिसे कि मालवा प्लेटू कहते हैं। यहाँ पे मालवा प्लेटू लिखा हुआ भी है। और जो सबसे ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो ये है जिसे छोटा नागपुर प्लेटू कहा जाता है। और जो ये बीच का हिस्सा है यहाँ के लोकल लोग इसे बाघेलखंड या बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। ये एरिया जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू है। आप देख रहे हैं कि सोन नदी इस एरिया से निकलती हुई जाती है और गंगा में यहाँ पर मिल जा रही है। उसी तरीके से जहाँ से सोन नदी ओरिजिनेट हो रही है वहीं से नर्मदा रिवर भी ओरिजिनेट हो रही है और ये जाकर अरेबियन सी में मिल रही है। और इसी जगह से एक और नदी भी ओरिजिनेट होती है, वो है दामोदर रिवर, और ऐसे जाकर के यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। हालांकि ये दामोदर रिवर को इस मैप पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये छोटा नागपुर प्लेटू की बहुत मुख्य नदी है। द डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास that lies to the south of the river Narmada. The Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur hills and the Maikal range from its eastern extensions. Locate these hills and ranges in the physical map of India. हम लोग डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है ये नर्मदा रिवर है और नर्मदा रिवर के नीचे में ये सतपुड़ा रेंज है जो यहाँ लिखा हुआ है। और सतपुड़ा रेंज के नीचे का जो ये पूरा इलाका है इसे ही डेक्कन प्लेटू बोला जाता है। यहाँ डेक्कन प्लेटू लिखा हुआ भी है। अब ध्यान से देखिएगा तो ये जो डेक्कन प्लेटू है ये ट्रायंगुलर शेप में है, इसीलिए इसे ट्रायंगुलर लैंड मास बोला जाता है। और आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर महादेव हिल्स लिखा हुआ है। महादेव हिल्स के बगल में ही इस जगह पर कैमूर हिल्स है और कैमूर हिल्स के बगल में ही यहाँ पर मैकाल रेंजेस हैं। तो ये तीनों रेंजेस जो छोटे छोटे हैं वो इस जगह पर हैं। तो इस तरीके से ये डेक्कन प्लेटू है और डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज और ये ईस्ट वाला जो एरिया है यहाँ पर महादेव, कैमूर और मैकाल रेंजेस हैं। The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as Meghalaya and Karbi Anglong Plateau. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. 3 prominent hill ranges from the west to east are Garo, the Khasi and the Jaintia Hills. अब ये जो डेक्कन प्लेटू है ये भी 2 भाग में बटा हुआ है। वेस्ट में जो ये हिस्सा है इसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है और जो ये ईस्ट में है
इसे ईस्टर्न घाट कहा जाता है। ये वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज़्यादा है और ये ईस्टर्न घाट की ऊंचाई कम है। मतलब अगर आप वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ आप जाओगे इस डायरेक्शन में, तो जो हाइट है वो घटता चला जाएगा, स्लोप घटता चला जाएगा। इसीलिए डेक्कन प्लेटू की जो सारी नदियाँ हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो हमने देखा कि ये नर्मदा रिवर के ऊपर का जो एरिया है ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, और जो ये नीचे का एरिया है इसे डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। और इसके अलावा भी एक प्लेटू है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, वो यहाँ पर है। इसे मेघालय और कार्बी आंगलोंग प्लेटू के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमने प्लेटू देख रहे हैं, ये डेक्कन प्लेटू और ये कार्बी आंगलोंग प्लेटू, इन दोनों प्लेटू को सेपरेट करने वाला जो बीच में प्लेटू है ये छोटा नागपुर प्लेटू है, जो इन दोनों प्लेटूज़ को अलग रखता है। अब कार्बी आंगलोंग प्लेटू में आप देखिएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा गारो लिखा हुआ है छोटा सा। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे खासी और ये तीसरे नंबर पे जैंतिया लिखा है। तो ये यहाँ पे 3 रेंजेस हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूअस है, जो कि उस एरिया के बड़े प्रोमिनेंट हिल्स हैं। इन्हें गारो, खासी और जैंतिया के नाम से जाना जाता है। The Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the Eastern Ghats. The Eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. The Eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by river draining into the Bay of Bengal. वेस्टर्न घाट की हाइट 9 to 1600 मीटर है, और जबकि ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो 600 मीटर से है। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स लिखा हुआ है और यहाँ पर महानदी लिखा हुआ है। तो ये जो महानदी रिवर की जो वैली है, यहाँ से लेकर के नीलगिरी हिल्स तक ये ईस्टर्न घाट फैला हुआ है। जब इन दोनों घाट्स को आप ध्यान से देखिएगा तो जो वेस्टर्न घाट है आप देखिए कि ये एकदम कंटिन्यू है, ठीक है, इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, ठीक है। लेकिन जब अगर आप वेस्टर्न घाट को देखिएगा तो इसमें ब्रेक्स बड़े बड़े हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ये बीच में यहाँ ब्रेक कर जाता है, फिर ये यहाँ पर है और फिर ये यहाँ ब्रेक करता है, फिर ये यहाँ पर है। तो इस तरीके से जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट के डिसकंटिन्यूअस होने के कारण जो नदियाँ हैं वो यहाँ से क्रॉस करती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. The western Ghats are known by different local names. The height of the western Ghats progressively increases from north to south. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट के वेस्ट में ये जो पूरा इलाका है ये अरेबियन सी है। तो जो अरेबियन सी से जो मानसून विंड्स इधर आता है वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लिए हुए रहता है, और ज़्यादा मॉइस्चर लेने के कारण वो भारी होता है, और भारी होने के कारण ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है, और ये जो वेस्टर्न घाट है इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। और क्रॉस नहीं करने के कारण जो ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया में सिर्फ बारिश होती है और इस एरिया में बारिश नहीं होती है। इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। वेस्टर्न घाट का जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये जो नॉर्थ है वेस्टर्न घाट का, और ये है साउथ एरिया है। तो नॉर्थ जो है और जो साउथ है, तो जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ नीचे आते हो तो इस वेस्टर्न घाट की हाइट बढ़ते चली जाती है। मतलब जब आप साउथ में हो तो हाइट ज़्यादा है, और जब आप नॉर्थ में हो तो इसकी हाइट कम है। द हाइएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाई मूदी 2695 मीटर्स एंड द डोडा बेटा 2637 मीटर्स। Mahendragiri 1501 meters is the highest peak in the eastern Ghats. Chevroy Hills and the Javadi Hills are located to the southeast of the eastern Ghats. Locate the famous hill stations of Udagamandalam, popularly known as Ooty, and the Kodai Canal. वेस्टर्न घाट्स के जो हाईएस्ट पीक हैं वो हैं अनाई मूदी और डोडा बेटा, जो कि 2695 मीटर्स और 2637 मीटर्स ऊंचे हैं। ईस्टर्न घाट का जो सबसे ऊंचा पीक है वो है महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर्स ऊंचा है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना ज़्यादा का अंतर है। इसके अलावा ईस्टर्न घाट में भी कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, जैसे कि शेवरॉय हिल्स और जवाडी हिल्स। यहाँ एक बड़ा फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम है उदगामंडलम। इसे ऊटी या कोडाई कमाल के नाम से भी जाना जाता है। One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap. This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. पेनिनसुलर प्लेटू का एक स्पेशल फीचर यहाँ का ब्लैक सॉइल एरिया है।
जिसे डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, जो कि वोल्केनो से निकलने वाली मैग्मा और लावा से बना है, इसलिए यहाँ इग्नियस रॉक्स पाया जाता है। वास्तव में यही इग्नियस रॉक लंबे समय के बाद ब्लैक सॉइल में बदल चुके हैं। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द peninsular plateau. These are highly eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. हम लोगों ने ये पेनिनसुलर प्लेटूज़ के बारे में पढ़ा, जो कि ये इतना बड़ा एरिया है और इसके जो वेस्टर्न मार्जिन पर अरावली रेंजेस है। ये एरिया गुजरात है और ये वाला जो एरिया है ये दिल्ली है। तो ये जो अरावली हिल्स है ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है। हालांकि इसका जो मेन पार्ट है वो सिर्फ इतना ही दूर है, लेकिन इसके बाकी के हिस्से जो कि उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन फैले हुए ज़रूर हैं यहाँ से दिल्ली से गुजरात तक। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग द इंडियन डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।